गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all in today's online session for accountancy, standard 11th, chapter number 8, that is journal proper. Okay, journal proper. It is also a part of subsidiary books. It is also a part of subsidiary books का एक part यहाँ पे है. The transactions which are not recorded in other subsidiary books, transactions जो मैं दूसरे subsidiary books में नहीं लिखता हूँ, that transactions we used to record in this journal proper. जैसे कि ठीक है, if we have purchased furniture, okay, if we have purchased furniture from Rajan Furniture Mart of ₹25,000, तो ये transactions हम लोग कहीं नहीं लिखते हैं. कहीं नहीं मतलब कोई भी subsidiary books में नहीं लिख पाते, ना ही परचेस में, ना ही सेल्स में, ना ही रिटर्न्स में, ना ही कैश बुक में, ना ही पेटी कैश बुक में. ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर केसेस आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है जर्नल प्रॉपर के अंदर. फॉर्मेट इज वंस अगेन द सेम एज जर्नल एंट्री. डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज मीन्स ट्रेडर. ठीक है, जिसकी एंट्री सबसे रूप से पास हमें नहीं कर पाता है वो सारी एंट्रीज को यहाँ पे पास करता है. ओके, so उसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो the subsidiary books in which the subsidiary books in which the transactions which are not recorded in other subsidiary books is called journal proper. ठीक है, जो दूसरे सबसिडियरी बुक्स में नहीं लिखी जाती है, जो दूसरे सबसिडियरी बुक्स में जिसकी एंट्री हम नहीं पास कर सकते हैं, वो एंट्रीज हमें यहाँ पे पास करनी है. तो कौन से ट्रांजेक्शंस बेसिकली होते हैं? ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. क्या क्या लिख सकते हैं? नंबर 1, that is opening entries. Opening entries. Business started with cash 25,000, capital 50, furniture 50,000, machine 85,000, land building 20,000, debtors rent. तो ये जब opening entries है, ठीक है, the word cash की एंट्री कैश बुक में होती है, बाकी सभी की एंट्रीज हम कहीं पे पास नहीं करते, कोई भी सबसिडियरी बुक में पास हमें नहीं कर पाते, तो उसकी मुझे आप एंट्री पास हमें करें, दैट इज कॉल्ड एज ओपनिंग एंट्रीज. नंबर 2, transactions not including other subsidiary books. Transactions not included in other subsidiary books. जिसकी
और दूसरी कोई बुक्स में नहीं लिख पाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी। नंबर 3, ट्रांजेक्शंस ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर। ट्रांजेक्शंस ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर। इंटर अकाउंट ट्रांसफर, ठीक है। मुझे मिस्टर एक्स के पास से लेना था और मुझे मिस्टर वाई को पे करना था। एक्स के पास से लेना था 10,000, वाई को पे करना है यहाँ पे 10,000। तो मैंने एक्स को बोल दिया वाई को पे कर दे, सिंपल, मेरा ऐसा क्लियर हो गया। तो वाई इज रिसीवर, एक्स इज द गिवर, वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ये भी मैं कहीं पे लिख नहीं पा रहा था, कोई भी सिस्टम उसमें मुझे लिख नहीं रहा था, वो मुझे यहाँ पे लिखना है। दैट्स कॉल्ड इंटर अकाउंट ट्रांसफर। क्लोजिंग एंट्रीज। साल के एंड में इतने का स्टेशनरी बच गया होगा मेरा, इतने का गुड्स मेरा बच गया होगा, तो उसकी जो एंट्रीज पास करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग एंट्रीज। इवन साल के एंड में जो भी हम एक्सपेंस होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस, जो भी इनकम होती है, वो फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, एनुअल अकाउंट्स में। जैसे ट्रेडिंग है या प्रॉफिट एंड लॉस है, हम उसमें ट्रांसफर यहाँ पे करते हैं, उसके बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। साल के एंड में अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, उसको हम ट्रांसफर करते हैं मेन अकाउंट्स के अंदर, ट्रेडिंग का ट्रेडिंग में और प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ओके। नंबर 5, एडजस्टमेंट एंट्रीज। अगर मैं इन बिटवीन द ईयर अगर मैं कुछ एंट्रीज पास करना भूल जाता हूं तो मुझे साल के एंड में उसको एंट्रीज पास पे कर देनी होती है। जैसे सैलरी मुझे पे करना चाहिए था फॉर 12 मंथ, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 मंथ की सैलरी पे की है तो 2 महीने की सैलरी पे करनी बाकी है, 2 महीने की सैलरी पे करनी बाकी है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज। एंड लास्टली रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज मतलब मैंने गलत लिख दिया हो। सपोज परचेस मशीनरी ऑफ ₹5,000 इन कैश, तो एंट्री आनी चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, पर भूल से आपने लिख दिया परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो उसको आपको रेक्टिफाई करना है। कैसे रेक्टिफाई करना है, विल सी टू इट। तो उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। तो ये सब वो एंट्रीज है जो मुझे यहाँ पे लिखना है अपने जर्नल प्रॉपर के अंदर, ठीक है। ट्रेडर जो बुक्स नहीं बनाता है, सपोज ट्रेडर ने बिल रिसीवेबल बुक नहीं बनाई, बिल्स पेबल बुक नहीं बनाई, या रिटर्न्स की बुक भी नहीं बनाई, मतलब पार्टिशन और सेलर की बुक्स भी नहीं बनाई, इन दैट केस उसकी भी मुझे यहाँ पे एंट्रीज पास यहाँ पे करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में क्लैरिफाई किया होगा अदरवाइज कि भाई ट्रेडर ने ये पर्टिकुलर बुक्स नहीं बनाई है, या खुद को समझ जाना है कि रिटर्न्स के ट्रांजेक्शन दिए हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बाद उसने रिटर्न्स की बुक नहीं बनाई होगी, तो उसके मुझे यहाँ पे एंट्री पास यहाँ पे करनी है। तो ये 6 टाइप्स है जिसकी एंट्रीज मुझे जर्नल प्रॉपर में पास यहाँ पे करनी होती है। ये 6 टाइप्स है जिसकी एंट्री मुझे जर्नल प्रॉपर में पास यहाँ पे करनी होती है, ठीक है। लेट यू नो स्मॉल सिनॉप्सिस दे देता हूँ एनुअल अकाउंट्स में। पार्ट 2 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ ए कंपनी ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो सब बनती है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सा थोड़ा सा दिखा देता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे क्या होता है और क्या लिखते हैं उसके अंदर। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट ये बेसिकली हम लिखते हैं, बनाते हैं फॉर गुड्स, ये बनाते हैं बेसिकली फॉर गुड्स, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। यहां पे लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, गुड्स का है जो स्टॉक लास्ट का बच गया होता है उसको फेंक नहीं देते, हम नेक्स्ट उसको लेके आते हैं, इसको ओपनिंग स्टॉक। यहां पे लिखते हैं टू परचेज, इसमें से माइनस करते हैं परचेज रिटर्न, तो अंदर लिखा परचेज, रिटर्न मैंने उसमें से माइनस किया, बाहर आ गया, इस अमाउंट को बोलते हैं नेट परचेज। यहां पे लिखते हैं एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू गुड्स, दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स क्या क्या होता है। यहां पे लिखते हैं सेल्स, सेल्स लिखा, इसमें से लेस करते हैं सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स बाहर, और यहां पे लिखते हैं
क्लोजिंग स्टॉक, साल के एंड में जो गुड्स यहाँ पे नहीं बिकता दैट्स कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। फिर हम इसका हिसाब करते हैं, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो वी गेट ग्रॉस लॉस। अभी तक हम बैलेंस कैरिड डाउन या ब्रॉट डाउन कर रहे थे, अब नाम चेंज हो गया अकाउंट्स में, एनुअल अकाउंट्स में। If credit is more and debit is less, we got gross profit. If debit is more, credit is less, we get gross loss. इसके बाद बनता है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। The same format. अब ये अकाउंट्स इंटरलिंक होते हैं, ये खत्म हुआ, इसका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट का जो भी आपका अमाउंट आता है सपोज वो पहले यहां पे ट्रांसफर होगा, और ग्रॉस लॉस आया दो में से कोई भी एक ही आएगा तो वो डेबिट में ट्रांसफर होगा, क्रॉस। ठीक है, डेबिट में क्या क्या लिखेंगे, सारे बिजनेस के एक्सपेंस, सपोज सैलरी पे की, रेंट पे किया या लॉस हुआ, गुड्स चल गए तो लॉस हुआ, गुड्स चोरी हो गए तो लॉस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस सब यहाँ पे इनकम, कमीशन मिली होगी, इंटरेस्ट मिला होगा बाय बिजनेस इनकम, डिस्काउंट मिला होगा। ओके, फेज टू भी हम क्लोज करते हैं। ये साइड ज्यादा, ओके, ये साइड ज्यादा हो, ये साइड कम, ओके, तो वी गेट नेट प्रॉफिट। और ये साइड ज्यादा हो, ये साइड कम हो, तो वी गेट नेट लॉस। क्लियर विद दैट? ओके, सो इस तरीके से हमें क्लोजिंग इंटरेस्ट पास करनी पड़ती है। पूरे साल में मैंने कितनी सैलरी पे की, एक सैलरी के नाम से आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग इंटरेस्ट। ठीक है, एक आउटस्टैंडिंग, एक प्रीपेड, एक प्री रिसीव और एक रिसीवेबल, इनकी इंटरेस्ट क्या होती है? आउटस्टैंडिंग का मतलब पे करना बाकी है, तो जो भी एक्सपेंस आपने पे करने बाकी है, ठीक है, तो उसकी एंट्री पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री दिखाता हूं। जो भी आपका एक्सपेंस होगा, जो भी एक्सपेंस का नाम होगा, सपोज सैलरी, ठीक है, तो एक्सपेंस का नाम जो भी है, तो एक्सपेंस का नाम अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट एंट्री पास करना है। ठीक है, प्रीपेड है मतलब आपने पहले से पे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस आपने पहले से पे कर दिया, ठीक है, तब एंट्री में आएगी। जो भी एक्सपेंस आपने पहले से पे कर दिया है वो एक्सपेंस का नाम प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। ओके, नंबर थर्ड, रिसीवेबल इनकम, इनकम मिलना बाकी, दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल इनकम। तो इसकी एंट्री आती है रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट, जो भी इनकम का नाम दिया होता है, कमीशन मिलना बाकी, तो रिसीवेबल कमीशन अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, रिसीवेबल कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अगर प्री रिसीव हुआ है, अगर प्री रिसीव इनकम दिया है, ठीक है, तो उसकी एंट्री आती है, जो भी इनकम का नाम दिया है, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव इनकम अकाउंट। तो आपको इस तरीके से थोड़ी सी एंट्री को गो थ्रू यहाँ पे करनी है। ओके, बेस्ड ऑन दैट आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री पास यहाँ पे करनी है।
आपको बिल रिसीवेबल पे क्लियर है, पे कर दो। ओके, जिस पार्टी ने बिल एक्सेप्ट किया है ही हैज टू पे फॉर द बिल। अगर मैंने बिल एक्सेप्ट किया मतलब मुझे पे करना पड़ेगा, अगर आपने बिल एक्सेप्ट किया तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने बिल एक्सेप्ट किया तो मेरे लिए बिल रिसीवेबल हुआ, आपने बिल एक्सेप्ट किया मेरे लिए बिल रिसीवेबल, सामने वाली पार्टी बिल एक्सेप्ट करती है मतलब मेरे लिए रिसीवेबल हुआ। जब सामने वाली बिल पार्टी एक्सेप्ट करती है तो उसकी एंट्री आती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सामने वाली पार्टी, जिसका भी नाम मिस्टर एक्स ने बिल एक्सेप्ट किया 10,000 का। ओके, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। ओके, और अगर मैंने एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है मैं पे कर दूंगा, ठीक है, मैंने आपके पास से परचेस का गुड्स उधार लिया, ठीक है, मैंने बिल एक्सेप्ट किया हाँ पे कर दूंगा 10 डेज के बाद, तो मेरे बिल्स पेबल हुआ, मुझे पे करना पड़ेगा। तो आप डेबिट स्टूडेंट्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। अब रिसीवेबल में ऐसा होता है कि मैं किसी को एंडोर्स करता हूँ, एंडोर्स मतलब किसी और को दे देना, ठीक है, जिसको ही मैं बिल दूंगा वो पर्टिकुलर पर्सन डेबिट हो जाएगा। सपोज आपके पास से मुझे अमाउंट लेना था, एक्स के पास से लेना है, बिल रिसीवेबल मेरे लिए, मुझे वाई को पे करना है। ओके, तो मैं क्या कर दूंगा, आपका बिल पकड़ा दूंगा मिस्टर वाई को, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट करना, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेच्योरिटी डेट पे आके आप पेमेंट यहाँ पे नहीं करते, मतलब मुझे आपके बिल के पैसे नहीं थे, बिल रिसीवेबल मेरे लिए था, आपने बिल एक्सेप्ट किया, मेरे लिए बिल रिसीवेबल था, मेच्योरिटी डेट आई, बिल पेमेंट करने की डेट आती है, आप पेमेंट नहीं करते तो मैं आपको उल्टा कर दूंगा। तो जब पहले आपने बिल एक्सेप्ट किया था पे करने के लिए, तब मैंने एंट्री पास की थी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट अकाउंट, ठीक है, मुझे आपसे लेना था तब, ठीक है। अब आपने डेट पे पेमेंट नहीं किया तो मैं आपको उल्टा कर दूंगा, मतलब एंट्री उल्टी कर दूंगा, स्टूडेंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। आई होप सो आपको समझ में आता होगा। ये स्टूडेंट ने मुझे किसी टीचर को पे करना है तो मैं कर दूंगा टीचर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, आपका बिल मैंने उसको हैंड ओवर कर दिया, मेरा पेमेंट लिया, मैं मेरे से निकल गया। अब वो टीचर और वो स्टूडेंट देखे आप इसको पेमेंट नहीं करोगे बिल का तो ये आप पे केस करेगा, सिंपल है, मैं बीच में से निकल जाता। तो इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट यहाँ पे करना, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट करना, ठीक है। डिसऑनर होते हो, डिसऑनर होंगे तो मैं आपकी एंट्री को उल्टा कर दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, बेसिकली बिल के मैटर्स में ये एंट्रीज है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री की आती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री आती है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड में प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, रिसीवेबल इनकम में रिसीवेबल इनकम टू इनकम, और प्री रिसीव इनकम में इनकम टू प्री रिसीव इनकम। मैंने आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑलरेडी ड्रॉ करके मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या यहाँ पे करना होगा, और क्लोज व्यू आई एम गिविंग इट टू यू, आप सामने से आराम से देख लीजिए। दिस इज द डेफिनेशन, ओके, then these are the entries which we got to record in journal proper. Then this is all about the profit and trading account. Okay, small synopsis दिए हैं, this is about profit and loss account, and this is the main thing, आपको ये याद रखना है, 12th में भी काम आएगा। सो प्लीज स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान रहे, केयरफुल रहो, एंट्रीज कैसे मुझे पास पे करनी है। ओके, सो इन द अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर we'll be dealing with the illustrations along with the sums. So till that time, stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day. Bye bye, take care. Question number 7. Record the following transactions in the journal proper of Sri Ekta. आई होप आपने ट्राई किया होगा। नंबर 1, brought furniture of ₹7,000, goods of ₹15,000 and machine ₹20,000 to start the business. So entry will be furniture account debit 7,000, goods account debit 15,000, machinery account debit 20,000, to capital account 42,000. Date 2nd,
Scientific calculator of rupees 2000 and cellular phone of rupees 25,000 purchased from Kamlesh Traders. Scientific calculator मतलब I can say it is stationary item. So stationary account debit 2000, cellular phone account debit 25,000, to Kamlesh Traders 27,000. Date 3rd, fan of 2500 rupees purchased for household use by giving goods of 3000. मैंने घर के लिए खरीदा लेकिन बिजनेस के पास से तो गुड्स गया 3000 रुपये का. सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 3000 रुपीज. वी विल राइट इट डाउन. ओके. डेट 4, ड्रीव अ बिल ऑफ रुपीज 8000 नम्रता विच ही एक्सेप्टेड एंड रिटर्न. मैंने नम्रता को बिल दिया जो नम्रता ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मुझे बिल के पैसे मिलने हैं. सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नम्रता अकाउंट. डेट 5, बिल ऑफ नम्रता एंडोर्स टू ईसा अगेंस्ट अ डेप्थ ऑफ 8050. भाई मुझे ईसा को पे करना था 8050, जो नम्रता के पास से पैसे मिलने बाकी थे बिल के, वो वाला बिल मैंने पकड़ा दिया ईसा को और बोल दिया भाई सेटलमेंट हो गया, मतलब 50 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिला. सो ईसा अकाउंट डेबिट 8050 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 8000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 50 रुपीज़. इलस्ट्रेशन में हमने देखा था ऐसा वाला. डेट 6, अ बिल ऑफ रुपीज 6000 ड्रॉन बाय भरत एक्सेप्टेड बाय अस एंड रिटर्न टू हिम. हमने एक्सेप्ट किया मतलब मुझे पे करना पड़ेगा. भरत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. डेट 7, गुड्स ऑफ रुपीज 8000 वर स्टोलन अवे फ्रॉम द गोडाउन फॉर विच द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 75% ऑफ द अमाउंट. ओके. सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 6000, 8000 का 75% मतलब होता है 6000. सो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 6000, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 2000 to purchase account 8000. Then next, date 8, an amount of rupees 8000 is receivable from Nirav and 8200 is payable to Nilin. नीरव के पास से मुझे 8000 लेने थे, नलिन को मुझे यहाँ पे देने थे 8200 रुपये. द अकाउंट और नलिन वॉज सेटल्ड बाय नीरव एक्सेप्टिंग टू पे 8000. बट नलिन को मैंने बोल दिया कि भाई नीरव को बोल दिया काम का नलिन को पे कर देना, और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब 200 रुपये का मुझे फ़ायदा हुआ. So Nalin account debit, he was the receiver of the amount. Nalin account debit 8200 to Nirav account 8000 to discount received, or you can say to allowance 200. Settlement हो गया. Number 9, cash received from Rajendra for bad debts recovered rupees 2000. कैश मुझे मिला है. अब ये ट्रांजैक्शंस कैश का है. ओके. तो ये कैश बुक में लिखा ही होगा. तो जर्नल प्रॉपर ये बोलता है कि जिसकी मैंने सब्सिडी बुक्स नहीं बनाई है उसकी एंट्री पास करते हैं. तो कैश बुक तो बनाते ही हैं, स्टिल अगर ट्रांजैक्शंस दिया है तो इसकी एंट्री ये आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट 2000. ओके. डेट 10, रुपीज 300 इज पेएबल टू मनोज फॉर इंटरेस्ट. मुझे मनोज को इंटरेस्ट पे करना है. ओके. तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट. मनोज का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसके एक अनपेड इंटरेस्ट है, यू कैन से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है. तो मुझे एंट्री से ये पास करनी चाहिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. बस अल्टीमेटली वो पैसा मनोज के पास जाने वाला है. ओके. तो इसलिए यू कैन ऑल्सो पास इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या तो फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट भी आप पास कर सकते हो. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, pass journal entries for the following transactions in journal proper. रुपीज 700 received from रेणुका is recorded in भूमिका अकाउंट. भाई मुझे रेणुका के पास से मिला, मैंने भूल से लिख दिया भूमिका के पास से मिला, तो मैंने भूल से एंट्री पास कर दी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू भूमिका अकाउंट. मैंने भूल से पास कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू भूमिका. एक्चुअली करना चाहिए था मुझे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू रेणुका, पर मैंने भूल से क्या कर दिया भूमिका. तो मैंने गलती कहाँ पे की, क्रेडिट में गलती की. भूमिका नहीं आना चाहिए, रेणुका आना चाहिए. तो भूमिका को मैंने भूल से क्रेडिट कर दिया है, अब भूमिका को डेबिट कर दो. सो इट विल बी भूमिका अकाउंट डेबिट, तो नलीफाई हो गया भूमिका अकाउंट टू रेणुका अकाउंट. तो आगे रेणुका का नाम भी यहाँ पे वापस बता रहा हूँ. एंट्री भूल से कर दिए कैश अकाउंट डेबिट टू भूमिका, एंट्री आनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू रेणुका. ठीक है. तो भूमिका को मैंने भूल से क्रेडिट कर दिया, तो अब भूमिका को अब डेबिट कर दो, तो एंट्री नलीफाई हो गई. तो भूमिका अकाउंट डेबिट टू रेणुका आना चाहिए टू रेणुका अकाउंट. ओके. अमाउंट 700. डेट 2, रुपीज 1000 रिसीव्ड फ्रॉम उपदेश फॉर बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ इन द पास्ट विच इज क्रेडिटेड टू उपदेश अकाउंट. भाई मैंने भूल से उपदेश को मैंने क्रेडिट कर दिया,
तो मैंने भूल से ऐसा लिख दिया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू उपदेश अकाउंट, मैंने भूल से लिख दिया, ठीक है। होना चाहिए था यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट या रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। तो मैंने भूल से लिख दिया कैश अकाउंट टू उपदेश, तो भूल से क्रेडिट कर दिया मैंने उपदेश को। अब कर दो डेबिट उपदेश, उपदेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट, ओके। अमाउंट विल बी सेम 1000। डेट 3rd, ₹800 पेड टू शर्मा इज डेबिटेड टू वर्मा अकाउंट, मैंने भूल से वर्मा को डेबिट कर दिया, तो मैंने भूल से लिख दिया होगा वर्मा अकाउंट डेबिट टू कैश, आना चाहिए शर्मा अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रेक्टिफाई करते हैं। आंसर विल बी शर्मा अकाउंट डेबिट टू वर्मा अकाउंट, अमाउंट 800। नेक्स्ट डेट 12, डेट 4, ₹1200 पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम इज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट, भूल से मैंने ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया, तो ड्राइंग्स को क्रेडिट कर दो, तो नलीफाई हो गया। और डेबिट क्या होना चाहिए था, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो आंसर विल बी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। एंड 5, ओल्ड फर्नीचर ऑफ 6000 और बिजनेस सोल्ड फॉर 5800, मैंने फर्नीचर बेचा 6000 का था, मैंने इसको बेचा 5800 में, ठीक है। तो एंट्री विल बी, दो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हो, मैं दोनों बताऊंगा। पहले सिर्फ लॉस की एंट्री पास कर सकते हो, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट 200 टू फर्नीचर अकाउंट 200 और कैश अकाउंट डेबिट 5800, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट 200 टू फर्नीचर अकाउंट 6000। आप दोनों में से कोई भी एंट्री पास करोगे वह सही होगी, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 9, दिस सम डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बेस पे होता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं हम ओपनिंग स्टॉक, परचेस, ओके, और उसके बाद परचेस में से माइनस करते हैं परचेस रिटर्न, फिर क्रेडिट में लिखते हैं सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखते हैं बिजनेस के इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमें एंट्रीज पास करनी है, एंट्री ही पास करनी है, कुछ नया नहीं है, बट हाँ कॉलम बना के रेडी रखना सो दैट हम इजीली सॉल्व यहाँ पे कर सकेंगे, ओके। सो टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।